नमस्कार। आज हम देखेंगे जयप्रकाश कर्दम द्वारा लिखित उनकी कहानी मोहरे। छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे अपने अपने बस्ते उठाकर ऐसे भागे जैसे उनको कैद से मुक्ति मिली हो। कुछ मिनटों के अंतराल में ही सारा स्कूल विद्यार्थियों से खाली हो गया। अध्यापक भी जाते समय की हाजिरी लगाने के लिए प्रधानाचार्य के कमरे में टूट पड़े थे। हर कोई पहले हाजिरी लगाकर जाने की जल्दी में था। पहले हाजिरी लगाने के प्रयास में वे एक दूसरे के साथ हाजिरी रजिस्टर की छीना झपटी कर रहे थे। सत्यप्रकाश रोज की तरह इस आपाधापी को दूर से सबसे पीछे शांत खड़े अपने साथी अध्यापकों को रजिस्टर की छीना झपटी करते देख रहा था। जब भी वो अध्यापकों को इस तरह व्यवहार करते देखता, अपने मन में सोचता था, क्यों इन लोगों में थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है? क्यों ये लोग मिनट भर भी, बल्कि कुछ एक सेकंड की जल्दी के लिए अनुशासन को ताक पर रखकर अनुशासनहीन हो जाते हैं? जब खुद ही अनुशासन में नहीं रहते, तो विद्यार्थियों को कैसा अनुशासन सिखाएंगे ये? जो अध्यापक हाजिरी लगा चुके थे, वे बिना अपने किसी साथी की प्रतीक्षा किए अपनी साइकिल या स्कूटर उठाकर या फिर पैदल ही तुरंत स्कूल से बाहर हो रहे थे। जो लोग बचे थे, वे अभी भी हाजिरी रजिस्टर एक दूसरे के हाथ से छीन रहे थे। सत्यप्रकाश ने उनकी ओर देखा और सोचा, क्या हो जाएगा यदि ये लोग 1 मिनट की तसल्ली कर लेंगे? न किसी की रेल छूट रही है, न किसी की बस निकली जा रही है कि फिर नहीं मिलेगी। घर पर तो किसी को कोई ऐसा काम नहीं है कि जो 2 मिनट की देरी से बिगड़ जाएगा। हाँ, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक ज़रूर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं और इसलिए उन्हें स्कूल से बाहर निकलने की जल्दबाजी रहती है, ताकि वे जल्दी घर पहुंचकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर सकें। बाकी के अध्यापकों को तो ट्यूशन का काम भी नहीं है, फिर भी उन्हें किस बात की जल्दी है? हाजिरी लगाकर बाहर निकल रहे अध्यापकों का सीना कुछ ऐसा चौड़ा रहता और ये इस मुद्रा में दूसरों पर नजरें डालते कि वे किसी युद्ध मोर्चे से फतेह करके लौटे हों। जाते हुए अध्यापक चुपचाप खड़े सत्य प्रकाश की ओर देखते और कुछ ऐसा प्रदर्शित करके निकलते रहे जैसे सत्य प्रकाश एक कायर व्यक्ति है या कि उन्होंने सत्य प्रकाश को ही पराजित किया हो। सारे अध्यापकों के बाद अंत में सत्य प्रकाश ने अपनी हाजिरी लगाई। कलम रखकर वह बाहर निकलने को ही था कि प्रधानाचार्य ने उन्हें टोका। सत्यप्रकाश? जी सर। सत्यप्रकाश ने अपने स्वभाव के अनुसार अत्यंत विनम्रतापूर्ण बोला और प्रधानाचार्य की ओर देखा। तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट है, प्रधानाचार्य ने कहा। मेरे खिलाफ कंप्लेंट? सत्यप्रकाश को विस्मय हुआ प्रधानाचार्य के मुंह से यह सुनकर। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं किस बात की कंप्लेंट है। कोई कंप्लेंट होनी तो नहीं चाहिए मेरे खिलाफ। लेकिन फिर सोचा, प्रधानाचार्य कह रहे हैं तो ज़रूर कोई कंप्लेंट होगी। उसने प्रधानाचार्य से अपना विस्मय व्यक्त किया। किस बात की कंप्लेंट है सर? तुमने एक छात्र को बेरहमी से मारा है, उसकी बाह मरोड़ी है, प्रधानाचार्य ने उससे बताया। सर, मैंने किसी छात्र की बेरहमी से पिटाई की है? उसने आश्चर्यचकित होकर प्रधानाचार्य की ओर देखा और पूछा, कंप्लेंट किसने की है सर? कक्षा 7 का छात्र है, मनोज। उसके पिता ने कंप्लेंट की है, प्रधानाचार्य ने उससे बताया। सर, लगता है कहीं पर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो कभी ऐसा। उसने प्रधानाचार्य को स्पष्ट करना चाहा, लेकिन प्रधानाचार्य ने बीच में ही उसकी बात काट दी। देखो, तुम्हें जो कहना है वो डिप्टी डायरेक्टर साहब से कहना। कंप्लेंट तो उनसे की गई है। अगले सप्ताह डिप्टी डायरेक्टर का नाम सुनकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। उसे लगा कि प्रधानाचार्य को सूचना शायद ठीक से नहीं मिली, कुछ गलतफहमी हुई है। और यदि गलतफहमी नहीं, यह सच है, तब जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। उसे प्रधानाचार्य से इस विषय में और कोई बात करना जरूरी नहीं लगा। वैसे भी उनके अंतिम शब्दों के बेरुखेपन को देखते हुए उनसे कुछ और बात कहने का अर्थ नहीं रह गया था। उसने प्रधानाचार्य से नमस्ते की और स्कूल से बाहर हो गया। सत्यप्रकाश का मन आज कुछ अशांत था।
निरंतर वो कंप्लेंट के विषय में सोच रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उससे किसी को शिकायत हो सकती है। उसके मस्तिष्क में सदैव यही बात रहती थी कि वो एक शिक्षक है और उसका कर्तव्य छात्रों को ठीक से शिक्षित करना है। बच्चे आने वाला कल हैं। वे राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं। आज वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो कल को बेहतर ढंग से समाज को और देश को संभालेंगे। इसलिए उसने सदैव पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाया। एक निष्ठावान और समर्पित अध्यापक के रूप में अपने स्कूल में ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी एक सम्मानजनक इमेज थी। छात्र उसकी बहुत इज्जत करते थे। प्रतिवर्ष जब भी बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए नाम अनुशंसित होकर जाते, तो डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों में संभावित अध्यापकों में उसका नाम सबसे ऊपर होता। वो भी प्रायः ये उम्मीद करता था कि उसे अवार्ड मिलेगा, लेकिन हर बार उसे न मिलकर अवार्ड ऐसे अध्यापकों को मिलता जो छात्रों को पढ़ाने के बजाय प्रिंसिपल और दूसरे अधिकारियों की चापलूसी और सेवा के प्रति ज़्यादा समर्पित रहते थे। हालांकि प्रतिवर्ष नहीं पढ़ाने वाले चापलूस किस्म के अध्यापकों को पुरस्कृत होते देख वह निराश और दुखी होता, किंतु जल्दी ही इस निराशा से उबरकर वो फिर से पूर्ववत पूरी तत्परता से बच्चों को पढ़ाने में जुट जाता। दूसरे अध्यापक जहाँ कक्षा के होशियार बच्चों को हाथ में किताब पकड़ा कर उनसे पढ़वाते और बच्चों को ध्यान से सुनने का आदेश देकर अन्य अध्यापकों के साथ जाकर बातें करने में मशगूल रहते। पढ़ने वाला बच्चा ठीक से पढ़ रहा है या नहीं, और बाकी छात्र ठीक से सुन भी रहे हैं या नहीं, और सुन रहे हैं तो उनके पल्ले कुछ पढ़ भी रहा है या नहीं, इस बात की उनको कोई परवाह नहीं रहती थी। लेकिन सत्य प्रकाश ने पढ़ाने को भी कभी इस तरह हल्के फुल्के ढंग से नहीं लिया। उसका पढ़ाने का अपना तरीका था। एक एक पाठ को पहले वो खुद समझा कर पढ़ाता, फिर बारी बारी से बच्चों से पढ़वाता और वो नज़र रखता कि सब छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। बीच बीच में कठिन शब्द या पदावली का अर्थ स्पष्ट करता जाता। पाठ खत्म होने पर वे पाठ में से बन सकने वाले प्रश्न छात्रों से पूछ पूछ कर उनके उत्तर कंठस्थ करवाता। अधिकांश अध्यापक जहाँ छात्रों से पढ़ाई से ज़्यादा इधर-उधर की बातें करते थे, वहीं सत्यप्रकाश जिस भी कक्षा में जाता, वो छात्रों से पढ़ाई के सिवाय कभी और कोई बात नहीं करता था। अध्यापकों में बच्चों को परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने का चलन था, लेकिन सत्यप्रकाश इस चलन से दूर था। उसने कभी छात्रों को इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बताए। छात्र उससे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछते तो वो उनसे यही कहता, सब पाठ और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, तुमको सब याद करना है। छात्र आग्रह करते तो वो उनको समझाता, इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने से क्या होगा, तुम केवल उन्हीं प्रश्नों का रट्टा लगाओगे और इम्तिहान में पास हो जाओगे। लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल पास होकर अगली कक्षा में चले जाना नहीं है, बल्कि पढ़ाई का उद्देश्य जीवन की दौड़ में पीछे नहीं रहना, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना। पढ़ाई खत्म करके जब तुम लोग नौकरी के लिए हाथ पैर मारोगे, प्रतियोगी परीक्षाएं दोगे, तो उसमें तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बताएगा। वहाँ निर्धारित सिलेबस में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। उसमें जो ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर देगा वही पास होगा और नौकरी पाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न याद करके परीक्षा पास करना काफ़ी नहीं है। यदि तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं, सारा सिलेबस याद करो। तुम्हारा भला इसी में है। एक दिन एक छात्र ने शिकायती अंदाज में कहा, लेकिन सर, दूसरे अध्यापक भी तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बताते हैं, फिर आपको बताने में क्या ऐतराज़ है? सत्यप्रकाश ने उसे समझाया, ऐतराज़ मुझे भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं तुम लोगों को केवल एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हुए नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप कितनी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम जानते हो? तुम्हें इस बात का एहसास है? खुद कष्ट और अभावों को सहकर भी वे तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह नहीं रहो, पढ़ लिख कर कहीं अच्छा रोज़गार पाओ। मेरे बच्चों, इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारी मेहनत। तुम्हारी आज की मेहनत तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगी।
इम्पोर्टेंट सवाल के पीछे मत पड़ो, मेहनत करके सारा सिलेबस पढ़ो। यदि तुम ऐसा करोगे तो देखना, एक दिन जिंदगी में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। उसके साथ ही अध्यापक उसको इतनी मेहनत से पढ़ाता देख प्रायः उसे टोकते, कितनी भी मेहनत कर लो वेतन उतना ही मिलेगा। तुम खुद को झोंक दो, लेकिन सरकार में इस बात की कोई कीमत नहीं है। कोई नहीं देखता कि तुम कितना परिश्रम कर रहे हो, कितना पेन ले रहे हो। बेहतर है कि तुम भी सबकी तरह मौज से रहो। जैसे दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं, वैसे ही हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। स्कूल में आकर 6 घंटे पूरे करो और महीने के आखिर में वेतन पालो। सरकारी नौकरी का यही तरीका है। एक अध्यापक ने एक दिन समझाने के ढंग से पूछा, अधिक परिश्रम करने से दिमाग और शरीर दोनों पर जोर पड़ता है कि नहीं? सत्य प्रकाश ने कहा, जी हाँ, वो तो पड़ेगा ही। अधिक जोर पड़ने से बीमार पड़ जाओगे। कल को तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे अकेले की नहीं, तुम्हारे सारे परिवार की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सरकार कुछ नहीं करेगी उसमें। इसलिए ज़रूरी है कि खुद को हल्का फुल्का और तनाव मुक्त रखो। उतनी मेहनत करो जितनी ज़रूरी है। जैसे सब रहते हैं तुम भी वैसे ही रहो। तुम अभी अभी नए नए नौकरी में आए हो, इसलिए इतना उत्साह है। लेकिन इस उत्साह से अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। वैसे भी तुम जिनके लिए इतना पेन ले रहे हो, इनमें से कोई पढ़ने वाला नहीं है। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जानी है। तुम्हें इतनी मेहनत करनी ही है तो किसी एबिलिटी स्कूल में अपना ट्रांसफ़र करवा लो। वहाँ तुम्हें अच्छे छात्र मिलेंगे, उनको पढ़ाने में भी तुम्हें आनंद आएगा। यहाँ पर तो तुम्हारी सारी मेहनत इस धूल में उड़कर बेकार हो जाएगी। यह अध्यापक उम्र और नौकरी दोनों दृष्टियों से काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी था। जितने इत्मीनान और प्यार से उसने सत्यप्रकाश को समझाया, सत्यप्रकाश पर उसकी बातों का असर हो गया था। धीरे धीरे वो भी दूसरे अध्यापकों की तरह ढलने लगा था। लेकिन एक दिन एक घटना ने उसकी सोच और व्यवहार को बदल दिया। वो जवाहर नगर नाम की एक कच्ची कॉलोनी में रहता था। इस बस्ती में रहने वाले अधिकांश लोग दलित थे। वो जिस मकान में रहता था, उसके ठीक सामने ब्रह्म सिंह नामक व्यक्ति का मकान था। ब्रह्म सिंह एक सार्वजनिक संस्थान में नौकरी करता था, लेकिन सामाजिक कार्यों और आयोजनों में वो खूब शिरकत करता था। बहुत सारी संस्थाओं के साथ वो जुड़ा था। सामाजिक हित के प्रत्येक कार्य में वह सबसे आगे रहता था। मोहल्ले में सब लोग उसे नेताजी कहते थे। वो प्रायः लोगों को समझाया करता कि वे क्यों गरीब और पिछड़े हैं, कौन सी रुकावटें हैं जो उनको प्रगति नहीं करने देती, देश और दुनिया में क्या हो रहा है, सरकारी नीतियां दलितों के जीवन को कितना और किस तरह प्रभावित कर रही हैं, सामने मुंह बाए खड़ी चुनौतियों का सामना उनको किस प्रकार करना चाहिए। वह इस बात पर बहुत जोर देता था कि दलितों को शिक्षित होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनाना है तो आज बच्चों को पढ़ाना होगा। साधनहीन समाज अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दिला सकता है, इस बारे में भी वो सुझाता। बस्ती के लोगों को ही नहीं बस्ती के लोगों को ही वह नहीं समझाता था, बस्ती के बाहर भी जा जाकर वो लोगों को इस प्रकार की बातें समझाया करता था। वह सरकारी कर्मचारियों, वकीलों, अध्यापकों सभी को समझाता अपने समाज के विकास में वे किस प्रकार मददगार हो सकते हैं। एक दिन स्कूल अध्यापकों को भी एक सभा कर उसने समझाया, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे साधनहीन और निर्धन दलित परिवारों से हैं। जो लोग थोड़ा सा भी ठीक ठाक खाते पीते हैं, वे अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं। आप लोग इन बच्चों को पढ़ाकर केवल अपनी नौकरी पूरी नहीं करते, बल्कि आप समाज के लिए भी काम करते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाएं, ताकि अपने समाज को शिक्षित करने में अपना योगदान दे सकें। उसने आगे कहा कि गैर दलित अध्यापक दलित बच्चों को पढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं है। वे नहीं चाहते कि दलित बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो, इसलिए वे हमारे बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। हमारा शिक्षित होना उनके लिए चुनौती बन सकता है। वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं।
इसलिए पढ़ाने के बजाय वे उल्टे उन्हें हतोत्साहित करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लंबे संघर्ष और त्याग का फल है कि आप लोग पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा समाज तरक्की करे, हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, तो आप लोगों को नौकरी की भावना से ऊपर उठकर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त दायित्व अपने ऊपर लेना होगा। ब्रह्म सिंह के इन वाक्यों ने उसके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि उस दिन के बाद से उसने दूसरे अध्यापकों के साथ बैठकर बातें करना बंद कर अपना एक एक मिनट बच्चों को पढ़ाने पर लगाना शुरू कर दिया। उसके अंदर समाज के प्रति जिम्मेदारी का ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि यदि उसका कोई पीरियड खाली होता तो किसी दूसरी कक्षा के बच्चे खाली बैठे घूम रहे होते तो वह स्वयं उस कक्षा में जाकर बच्चों को पढ़ाने लग जाता। यदि पीरियड चलते रहने के दौरान कोई छात्र कक्षा के बाहर इधर-उधर घूमता दिखाई दे जाता तो वह उसे पकड़कर कक्षा में भेज देता। वो नहीं चाहता था कि कोई भी छात्र पढ़ाई लिखाई से बचे या अपना समय बर्बाद करे। यदि कोई छात्र प्यार से कहने या समझाने से नहीं मानता तो वह सख्ती से पेश आकर उसको डांट भी देता था। मनोज के साथ उसने ऐसा ही किया था। मनोज कक्षा में बैठकर पढ़ने के बजाय स्कूल में इधर-उधर घूम रहा था। उसने मनोज को प्यार से समझाकर उसे कक्षा में जाकर पढ़ने को कहा, लेकिन मनोज के कक्षा में नहीं जाने पर उसने मनोज का हाथ पकड़ा और उसके मुंह पर एक हल्की सी चपत लगा दी थी। वह ये रोज की तरह एक सामान्य घटना थी, लेकिन यही छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले गई कि आज यहाँ तक नौबत आ गई। सत्यप्रकाश ने मनोज को चांटा बहुत जोर से नहीं मारा था और न ही उसकी बाह को किसी तरह मरोड़ा था या ऐंठा था कि उससे मनोज को बहुत तकलीफ हुई हो। लेकिन सत्यप्रकाश की स्कूल में प्रतिष्ठा और छात्रों के बीच इज्जत से चिढ़ने वाले एक अध्यापक रामदेव त्रिपाठी ने उस लड़के के घर जाकर उसके पिता को जाकर भड़काया। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी एक मास्टर हूँ, पर अन्याय नहीं देख सकता इसलिए कहना पड़ रहा है। आज सत्यप्रकाश मास्टर ने आपके बेटे की इतनी बेरहमी से पिटाई की है कि उसकी नाक से खून आ गया और इतनी जोर से बांह ऐंठी कि लड़का बिलख कर रह गया। मुझे तो डर लगता है कहीं उसकी हड्डी वड्डी में फ्रैक्चर ना आ गया हो। फ्रैक्चर का नाम सुनते ही मनोज के पिता एकदम असहज हो गया। उसने तुरंत मनोज को पास बुलाया और बहुत आहिस्ता से उसकी बाह को टटोला, मानो उसमें सचमुच फ्रैक्चर हो गया हो, और मनोज से पूछा, बाह में दर्द हो रहा है? मनोज को कोई दर्द नहीं हो रहा था। उसने कहा, नहीं। उसने एक बार फिर मनोज की बाह को चारों ओर से उलट पुलट कर और खूब दबा कर देखा। मनोज को कोई दर्द नहीं हुआ। फ्रैक्चर के डर से उसे राहत मिली। उसने निश्चिंतता की सांस ली और रामदेव त्रिपाठी की ओर देखते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं, मास्टर जी ने किसी बात पर कुछ कह दिया होगा। मास्टर और बच्चों में तो ये चलता ही है। और फिर सत्यप्रकाश मास्टर तो बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना अपनेपन से पढ़ाते हैं कि वे जानबूझकर बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। रामदेव त्रिपाठी जानता था कि मनोज न केवल पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है, बल्कि वह पढ़ाई लिखाई से जी चुराने वाला और दूसरे पढ़ने वाले छात्रों के साथ भी छेड़छाड़ और शरारत करने वाला था। दूसरे मास्टरों में से तो कोई उसे कुछ कहता नहीं था, पढ़े या ना पढ़े अपनी बला से हमें क्या। दूसरे अध्यापक ये सोचकर उसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन सत्यप्रकाश को किसी भी छात्र का पढ़ने की बजाय शरारत करना अखरता था। इसलिए वह उसको रोकना और पढ़ाई की ओर ध्यान लगाने के लिए कहना अपना कर्तव्य समझता था। लेकिन पढ़ाई के बजाय शरारत या खेलकूद में रुचि रखने वाले बच्चों को सत्यप्रकाश का समझाना, डांटना, पढ़ने के लिए कहना अच्छा नहीं लगता था। सत्यप्रकाश की टोका-टाकी उनको अपनी खेलकूद और मौज मस्ती में एक बाधा, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक ज़्यादती लगती थी। मनोज भी
उसी प्रकार के छात्रों में से था जिनको सत्यप्रकाश की टोका टाकी अच्छी नहीं लगती थी। रामदेव त्रिपाठी यह बात अच्छी तरह समझता था, इसलिए मनोज के पिता द्वारा सत्यप्रकाश के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बजाय उसके मुंह से सत्यप्रकाश की तारीफ सुनकर उसने एक बार मनोज की ओर देखा और फिर उसके पिता की ओर देखते हुए बोला, यह लड़का कुछ नहीं बताएगा। मैं मास्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि बच्चा कभी भी मास्टर के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता। वो डरता है कि कहीं मास्टर उसके साथ स्कूल में और ज़्यादा जुल्म ना करे। यह भी सत्यप्रकाश के डर से ही कुछ नहीं कह रहा, वरना सत्यप्रकाश ने जितनी जोर से इसकी बाह मरोड़ी और उसके दर्द से किस तरह ये बिलबिलाया था, ये सिर्फ यही जानता है। और फिर स्वयं ही मनोज की ओर देखकर बोला, क्यों बेटा, यही बात है ना, अपने पिता को बता दो। सत्यप्रकाश ने उसे बेरहमी से नहीं मारा था। उसकी नक्सीर जरूर उस दिन छूट गई थी, लेकिन उसका कारण पिटाई नहीं था। गर्मी के मौसम में उसकी नक्सीर प्रायः छूट जाती थी। इस घटना के दिन भी उसकी नक्सीर गर्मी के कारण ही छूटी थी। बेशक उसे सत्यप्रकाश की पढ़ने के लिए टोका टाकी और नसीहत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह सत्यप्रकाश को नापसंद नहीं करता था। वह सत्यप्रकाश के खिलाफ झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं था। वो ये अच्छी तरह से समझ रहा था कि रामदेव त्रिपाठी अपनी कोई खुंदक निकालने के लिए सत्यप्रकाश के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना चाहता है। मनोज इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसका मन इस बात को लेकर आशंकित था कि रामदेव त्रिपाठी बड़ा काइयाँ है। यदि उसने रामदेव त्रिपाठी की बात नहीं मानी तो वो उसे प्रताड़ित करेगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, इसलिए रामदेव त्रिपाठी द्वारा कई बार उकसाए जाने के बावजूद वो खामोश बना रहा। लेकिन रामदेव त्रिपाठी उसकी खामोशी की अपने ढंग से व्याख्या करके उसके पिता के मन में ये बात बैठाने में कामयाब हो गया। सत्यप्रकाश मास्टर ने मनोज की बेरहमी से पिटाई की है। मनोज के पिता को भी लगा कि ज़रूर सत्यप्रकाश मास्टर जी ने लड़के की बाह मरोड़ी है। अपनी बात का असर उसके चेहरे पर देख रामदेव त्रिपाठी का उत्साह बढ़ गया और उसने मनोज के पिता को उकसाया, देखो, इस तरह का व्यवहार भी बच्चों के साथ ज्यादती है। आपको इस ज्यादती का विरोध करना चाहिए। आखिर माँ बाप बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। मास्टरों का फर्ज है कि वह बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें प्यार से समझाएं। ज़्यादा हो तो ज़रूरत पड़ने पर उनको डांट दें, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह हिंसक व्यवहार करना बहुत ज़्यादती है। ये मानव अधिकार का भी उल्लंघन है। इस तरह मारपीट करने से बच्चे के मन में दहशत बैठ जाएगी। वो हमेशा डरा सहमा रहेगा, पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा बनने के बजाय उल्टे इससे तो बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, बच्चों के अभिभावकों को इन बातों का विरोध ज़रूर करना चाहिए। आज आप चुप लगा कर बैठ जाएंगे तो कल को दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। इससे सत्य प्रकाश को बढ़ावा मिलेगा। जुल्म को सहना जुल्म को बढ़ावा देना है। मैं यही कहूँगा कि अपने और सभी बच्चों के हित में आपको इसका विरोध करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से इसकी शिकायत करनी चाहिए। ज़्यादती की इस खिलाफत में हम लोग आपकी गवाही देंगे। रामदेव त्रिपाठी ने जिस तरह समझाया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे मनोज के पिता को लगा कि मास्टर जी सही कह रहे हैं और वे सत्य प्रकाश की शिकायत करने के लिए तैयार हो गया। शिकायत का पत्र रामदेव त्रिपाठी ने अपने हाथ से लिखा और मनोज के पिता को डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में लेकर भी गया। सत्यप्रकाश मास्टर ने एक छात्र की पिटाई की है, सारे स्कूल में ये बात फैल गई थी। जिधर भी देखो सबकी जुबान पर इसी बात की चर्चा थी। कुछ के अनुसार सत्यप्रकाश मास्टर ने छात्र को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी नाक से खून बह निकला। कुछ के अनुसार सत्यप्रकाश मास्टर ने छात्र का हाथ पकड़कर इतनी जोर से ऐंठा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई है। पढ़ाई के अतिरिक्त लापरवाह होने के कारण मनोज प्रायः कई कई दिन तक स्कूल नहीं आता था। ये उसकी आदत सी थी। इत्तेफाक से इस घटना के बाद भी वो 2-3 दिन स्कूल नहीं आया तो स्कूल में ये चर्चा फैल गई कि चोट के कारण उसका सारा शरीर दुख रहा है, उससे उठा नहीं जा रहा है और इसलिए वो स्कूल नहीं आ पा रहा। तरह तरह के इन चर्चाओं ने स्कूल के माहौल को ऐसा गरमा दिया था कि 4 दिन पहले तक जो सत्य प्रकाश छात्रों का सबसे ज्यादा सम्मानित और प्रिय अध्यापक होता था,
आज उसकी पहचान एक हिंसक और क्रूर अध्यापक के रूप में हो गई थी। पूरे स्कूल का माहौल उसके प्रति संवेदनहीन और अप्रतिकर हो गया था। डिप्टी डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, ये पता चलते ही अध्यापकों का रंग ढंग बदल गया। सारे अध्यापक उस दिन सही समय पर स्कूल पहुंचे और हाजिरी लगाकर सीधे अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर पढ़ाने लगे थे। बात बेबात छात्रों को डांटने डपटने के बजाय आज वे उनसे प्यार और अपनेपन से बात कर रहे थे। बच्चे अध्यापकों के इस बदले व्यवहार को देखकर अचंभे में थे। कुछ छात्र अध्यापकों के इस व्यवहार को देखकर सहम से गए थे। डिप्टी डायरेक्टर साहब की गाड़ी के आते ही प्रधानाचार्य ने उनकी अगुवाई की और उनको अपने कमरे में ले गया। आकर बैठने भर की देर हुई थी कि उनकी खातिरदारी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में कोल्ड ड्रिंक और उसके साथ मिठाई, काजू, समोसा, वेफर्स और कई चीजें मेज पर सज गई। जलपान करते हुए डिप्टी डायरेक्टर साहब ने प्रधानाचार्य से स्कूल के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की। प्रधानाचार्य ने जानकारी देने के साथ साथ उस कार्यालय में लंबित कुछ प्रस्तावों की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए कुछ अनुरोध कर डाले। डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कुछ बातों को ध्यान से सुना और कुछ पर केवल हाँ हूँ कर चुप लगा गए। जलपान के बाद इंक्वायरी शुरू हुई। सबसे पहले मनोज से पूछताछ की गई। क्या सत्यप्रकाश मास्टर ने तुमको बेरहमी से मारा है? तुम्हारा हाथ ऐंठा है? क्या पिटाई के कारण तुम्हारी नाक से खून बह निकला था? डिप्टी डायरेक्टर ने कई बार और कई तरह से इस प्रश्न को पूछकर मनोज का बयान दर्ज करना चाहा, लेकिन मनोज कुछ नहीं बोला। वह निरंतर मौन बना रहा और डिप्टी डायरेक्टर ने उसकी स्वीकृति माना। जबकि रामदेव त्रिपाठी और दूसरे अध्यापकों ने अपने बयानों में स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि वे घटना के चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने अपनी आंखों से सत्यप्रकाश मास्टर को बेरहमी से मनोज को पीटते हुए देखा था। सत्यप्रकाश का बयान भी दर्ज किया गया, किंतु गवाहों के झूठे बयानों के समक्ष उसकी सच्चाई दब गई। अपने निष्कर्ष में डिप्टी डायरेक्टर ने सत्यप्रकाश को मनोज की पिटाई करने का दोषी पाया। उन्होंने सत्यप्रकाश को मौखिक रूप से ये नसीहत दी कि उसे अध्यापक की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और लिखित रूप से यह चेतावनी भी दी गई कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक सप्ताह के भीतर ही उसका ट्रांसफ़र भी उस स्कूल से एक ऐसे स्कूल में कर दिया गया जो एक जाट बाहुल्य गांव था, जहां तक आने जाने के कोई खास साधन नहीं थे और जो इस बात के लिए बदनाम था कि वहां पर छात्रों से लेकर अभिभावकों तक सब अध्यापकों से तू तड़ाक में बात करते हैं। ट्रांसफर का आदेश हाथ में लिए सत्यप्रकाश ने स्कूल से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो उसका मन बहुत भारी था। पैरों में जैसे चलने की शक्ति नहीं रह गई थी। उसने एक भरपूर नज़र पूरे स्कूल पर डाली और गहरी सांस ली। उसने कक्षाओं के बाहर धमाचौकड़ी मचाते हुए स्कूल के बच्चों को देखा, जिनका भविष्य बनाने के लिए वो पूरे मनोयोग और निष्ठा से जुट रहा था। फिर रामदेव त्रिपाठी और दूसरे अध्यापकों की ओर देखा, जो अपनी कक्षाओं में जाकर पढ़ाने के बजाय पेड़ों की छांव में पंचायत लगाए बैठे थे। सारा माहौल उसे अपने ऊपर उपहास करता लगा। थके बोझिल कदमों से वो स्कूल से बाहर निकला। बहुत सारे विचार उसके मस्तिष्क में आ जा रहे थे। एक प्रश्न रह रह कर उसे परेशान कर रहा था, मेरे समाज के लोग दूसरों के हाथ के मोहरे कब तक बनते रहेंगे। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।